हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, नाम है इसका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आपने देखा होगा पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस उठा के या सेट से हर साल नीट के जो एग्जामिनेशन है, नीट के एग्जामिनेशन में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस रिपीटेड पैटर्न पे आते हैं। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत डिटेल में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, इसलिए ये हम वन शॉट में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट्स में। और अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ये है आपका पार्ट 1। हम टोटल 3 पार्ट में इसको कवर अप करेंगे। यूट्यूब पे 1 बाय 1 एक 2 दिन के गैप के अल्टरनेटिव्स पे आपको इसके वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। बायोटेक्नोलॉजी कोई और मेथड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम यूज करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो चाहे माइक्रोब्स हो, माइक्रोब्स का मतलब हम यहां पे बात कर रहे होंगे चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, या फिर हम वायरसेस की बात कर सकते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल करके अगर ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है, यही टेक्निक रिकॉल की जाती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो सिंपली क्या है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके उनके एंजाइम से या फिर उनको डायरेक्टली यूज करके हम अपने काम की अगर चीजें बना लेते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न पैटर्न पे क्या डिफाइन किया गया है, मॉडर्न पैटर्न पे इसको डिफाइन किया गया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के अकॉर्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। जो प्राकृतिक साइंस है उनके ऑर्गेनिज्म, सेल्स या उनके पार्ट और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल्स का या फिर उनके पार्ट्स के साथ, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है तो दैट इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, नॉर्मल सिंपली। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी डील किस किस चीज में करता है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें डील की जाती हैं, हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स करता है माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस, जिसमें कर्ड का फॉर्मेशन हो, जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस या फिर सैक्रोमाइसिस, इनके इस्तेमाल किए जाते हैं। सैक्रोमाइसिस हो गए, लैक्टोबैसिलस हो गए, वाइन, ब्रेड और कर्ड बनाने के लिए। तो ये क्या हो गए, डायरेक्ट माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस हो गई। अगला हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नया बेबी फॉर्मेशन करना है, कैसे, ह्यूमन के स्पर्म्स को बाहर निकाला गया, मेल के और फीमेल के ओवा को, और इसको लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराया गया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद बना हमारे पास जाइगोट, और जाइगोट को ट्रांसफर किया गया मदर के यूटेरस में या फैलोपियन ट्यूब में। ट्रांसफर मेथड यूज किया जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या फिर जाइगोट को ही डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है IUT टर्म यूज किया जाता है, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोला जाता है जाइगोट को। कब, जब 8 से 16 सेल स्टेज होता है तब इसको यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी डील करती है सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन्स। जीन का फॉर्मेशन करना हो किसके बेसिस पे, RNA के बेसिस पे, mRNA के बेसिस पे जीन बनाना हो, या फिर जीन का इस्तेमाल करना हो, मतलब कोई अच्छा खासा नया जीन है और इसको ट्रांसफर करना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या दूसरी सेल में, ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन, DNA से रिलेट करके डायरेक्टली वैक्सीन बनानी हो, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, अगर कोई जीन खराब हो गया है DNA सीक्वेंस में तो उस DNA को कट करके बाहर निकालना, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो मेनली 2 चीजों पे बेस्ड है, ये चीज ध्यान रखना। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। दोनों को सिंपली समझना कि एक मेथड है, जैसे एक DNA है, इसके अंदर से DNA निकाल के वेक्टर में डाल के और फिर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ये आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बना है अमर तो है नहीं,
मर तो जाएगा ना कुछ दिनों के बाद, तो ना मरे उसके लिए, या फिर मर भी जाए तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए ना, जो हमारा यूजफुल है, उस तक जिंदा रहे, और उसको मेंटेन करना एक स्टेराइल एमबीबीएस में केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू जो जनरेशन हुए हैं फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना, यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स बनानी हो, वैक्सीन बनानी हो, एंजाइम्स बनाने हो, इनको अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो जो माइक्रोब को हमने बनाया है उसको प्रॉपर कल्चर मीडियम प्रोवाइड करना, उससे सिंथेसिस करके एक्सट्रैक्ट करना इन मटेरियल्स को, ये सब किसमें अंतर्गत आता है? ये आता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा? जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए केमिकली अल्टर किया जाता है, किसी माइक्रोब्स का डीएनए अल्टर किया जाएगा और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिससे फिनोटाइप में चेंजेस आ जाते हैं। सिर्फ इतनी प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हाँ, सुनने में छोटी लग रही है पर ये इतनी छोटी है नहीं। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा इनलार्जमेंट पैटर्न आपको दिखेगा, थोड़ा बढ़ा हुआ पैटर्न दिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के कुछ बेसिक पैटर्न होते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर जीन, वो डीएनए आइडेंटिफाई करना जो हमारे काम का है। जैसे किसी एक पर्सन को हीमोफीलिया है, लेट अज्यूम करते हैं हीमोफीलिया है, तो ह्यूमन जीनोम का एक पूरा सीक्वेंस होगा, उसमें कोई ऐसा जीन होगा जो हीमोफीलिया काज कर रहा होगा, और दूसरे पर्सन को देखते हैं जिसमें हीमोफीलिया नहीं हो रही होगी, तो जिसमें हीमोफीलिया नहीं हो रही है उसके जीन को इधर ट्रांसफर करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा डिजायरेबल जीन। अब बात करते हैं जो आइडेंटिकल जीन है इनको होस्ट में ट्रांसफर करना। होस्ट सेल लेते हैं हम, जिसमें ट्रांसफर करना है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। अब यहाँ पे जो डीएनए ट्रांसफर किया है इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट और ट्रांसफर करते हैं डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ये मेंटेन करना कि जो डीएनए हमने यहाँ पे डाला है ना, ये इसकी जो प्रोजेनी बने, 1 से 2 सेल्स बने, तो वहां पे डीएनए दिखे। ऐसा ना हो कि एक में डाला, नेक्स्ट जनरेशन गई, कुछ मिला ही नहीं, हिसाब किताब यहीं पे खत्म हो गया। तो बेसिक स्टेप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व किए जाते हैं, इसमें सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर जीन की बात करें तो इसमें सबसे पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड, यानी कि पुराना जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड था, ये लीड करता था इंक्लूजन एंड मैनिपुलेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन्स। कंडीशन क्या थी कि जो हम पुरानी टेक्निक यूज कर रहे थे, जैसे एक गेहूं का पौधा है और दूसरा अच्छी क्वालिटी की गेहूं का पौधा है, जब दोनों को मिक्स किया, डिजायरेबल इनके हाइब्रिड्स बनाए, तो हाइब्रिड्स बनाने के केस में क्या हुआ कि कुछ डिजायरेबल जो जरूरी थे वो तो आए, साथ में नए हाइब्रिड में जो नहीं जरूरी थे वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए। तो ये हमारे पास क्या देखने को मिलता था? नुकसान देखने को मिलता था। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? केवल डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अनडिजायरेबल जीन्स यहाँ पे नहीं आते हैं। दूसरे स्टेप की बात करें तो जो दूसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। किसको डाला गया है? आइडेंटिफाई करना है डीएनए, इंट्रोड्यूस करना है आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल। जो डीएनए हमने ऑब्टेन किया है उसको किस में डालना है? होस्ट सेल में डालना है। तो ये जो डीएनए हमने निकाला, बैक्टीरियल डीएनए, ये प्लाज्मिड्स के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स बनाए हमने, जो डिजायर्ड डीएनए था, ये ई कोलाई होस्ट सेल है, होस्ट सेल में हमने क्या कर दिया? इसको ट्रांसफर कर दिया। तो प्लाज्मिड एज अ वेक्टर डीएनए, जैसे कि प्लाज्मिड, इसको यूज किया जाता है डिलीवर करने के लिए एलियन पीस ऑफ डीएनए, क्योंकि यहाँ पे हम एक अपना पीस अटैच कर देते हैं, एलियन पीस, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, यहाँ पहुंचेगा तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डीएनए होस्ट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक स्टेप्स में तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। ये भी जरूरी है कि चलो मेंटेनेंस रखना भी, कि ट्रांसफर करने से काम नहीं चलने वाला है। तो जो पीस है एलियन डीएनए का, इसके पास कोई सीक्वेंस नहीं होता, यानी कि इसको बोलते हैं क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये नीड होता है स्टार्टिंग ऑफ द रेप्लिकेशन। इसकी वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इटसेल्फ, खुद से, इन द प्रोजेनी सेल्स में ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए जो एलियन डीएनए है ये इंटीग्रेटेड होता है इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, इट हैज ओआरआई। जो एलियन डीएनए है ये इंटीग्रेट हो जाएगा रेसिपिएंट जीनोम में, इसके पास ओआरआई होगी, ये मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरिटेड करेगा अलोंग विद द होस्ट सेल। जब होस्ट सेल्स के साथ ये ट्रांसफ्यूज करेगा तब ये नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट की। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए into a host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology। क्या बोला जाता है? recombinant DNA technology। होस्ट सेल के जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस करके नया एलियन डीएनए अटैच करने के बाद अब जो नया डीएनए बना है इसको क्या बोलते हैं? आर डीएनए। आर रिकॉम्बिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इस मेथड को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए प्रोड्यूस किया था किसने? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में। इन्होंने आइसोलेट किया क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो पीस ऑफ डीएनए था किससे निकाला? प्लाज्मिड ऑफ सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम से एक्सट्रैक्ट किया, इसको लिंक किया विद द प्लाज्मिड वेक्टर और फिर ट्रांसफर किया किसमें? ई कोलाई। हाँ, हम ज्यादातर देखने को पाएंगे इश्रिचिया कोलाई को लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है एज रिजल्ट द जीन वर एक्सप्रेस एंड मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई। तो ई कोलाई में ये जो जीन डाला गया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फर्दर डेवलप हुआ, बढ़ा और खूब अच्छे से इस्तेमाल में देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कोई भी काम करें अगर हम, तो हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या टूल्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक पैटर्न पे, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? एक तो हमें कटर की जरूरत होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या इनको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची जो मॉलिक्यूल्स को कट कर सके। अब ये अगर हम बात करें तो जो डीएनए का सेगमेंट है इनको काटने के लिए क्या यूज किया जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद हम कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स यूज करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे हम सबसे ज्यादा प्लाज्मिड और फिर हमारे पास देखने को मिलते हैं बैक्टीरियाज की बजाय बैक्टीरियोफेज वायरसेस। बैक्टीरियोफेज ये लार्ज स्केल पे क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हमने आर्टिफिशियल PBR 322 जैसे क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर्म कर रखे हैं। इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर कंपिटेंट होस्ट, ऐसा होस्ट होना चाहिए कि ये जो प्लाज्मिड है ये प्रॉपरली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, इसलिए हमें कंपिटेंट होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये इतनी चीजें हमें यहाँ पे जरूरी देखने को मिलती हैं। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो टूल्स हैं जिनको मॉलिक्यूलर सीजर बोला है, ये बोले जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ये जो एंजाइम्स हैं जो कट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट से इनटू फ्रेगमेंट्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियेजेस क्लास से, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं, इसलिए क्या बोले जाते हैं? ये न्यूक्लियेजेस बोले जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर, सबसे पहले अगर हम बात करें ये 1963 दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ को ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। इनको तब निकाला गया। वन एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक ग्रुप क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप डीएनए पे जोड़ रहा था और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये कट कर रहा था डीएनए को। तो एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप को जोड़ रहा था और एक डीएनए को कट कर रहा था। जो कट कर रहा था नाम उसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रखा गया। मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए जा चुके हैं अब तक 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया है। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं। यहाँ पे नाम है एंडोन्यूक्लियस। हम यहाँ पे बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये न्यूक्लियेजेस, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेजेस की बात करें तो ये दो पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक डीएनए का बड़ा वाला सेगमेंट बाहर के हिस्से से कॉर्नर से कट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनको बोलते हैं हम क्या? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड को जो बाहर से कट करते हैं उसके लिए नाम क्या यूज किया जाता है? एक्सोन्यूक्लियस। और डीएनए के सेगमेंट को अगर बीच से कट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? बीच से काटते हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे? कॉर्नर कॉर्नर से कटाई चटाई कर देते हैं। जैसे हमें कोई हिस्सा कट करना है, रस्सी है एक टुकड़ा सा, रस्सी के अगर दोनों टुकड़ों से, ये रस्सी है, दोनों टुकड़े बाहर की तरफ से कट करके इसका शेप मेंटेन करना है तो हम एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे। अगर इस रस्सी से बीच से कट करके कुछ निकालना है तो एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। क्लियर? तो ये 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक आइसोलेट किए गए हैं। 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया के अवेलेबल हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नामकरण कैसे करते हैं? जैसे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारे पास EcoR1, कैसे लिखते हैं? जो पहला लेटर है ये इंडिकेट करता है जीनस को। जीनस जैसे इश्रिचिया कोलाई से ऑब्टेन किया गया है, ई कोलाई से ऑब्टेन किया गया है, तो जीनस का पहला लेटर ई, कोलाई सेकंड 2 लेटर्स इंडिकेट करते हैं स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम व्हिच दे वर आइसोलेटेड। तो जैसे CO है ये स्पीसीज के पहले 2 लेटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर एग्जांपल मेंशन किया है EcoRI कम्स फ्रॉम E. coli RY13। तो देखो RY क्या है? स्ट्रेन है। ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि हम लिखें ही, पर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। RY का जो पहला लेटर है R, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर स्ट्रेन ऑर्डर रोमन नंबर में लिखा जाता है, ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन। ये हमारे ऊपर है,
पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा, पांचवा, छठवां, जिस ऑर्डर के सीक्वेंस पे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया होगा वो ऑर्डर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो दो टाइप के हैं। न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए कट करते हैं तो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं। अगर मिड रीजन से कट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन से तो इनको हम एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। ये बाइंड करते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ऑफ द डीएनए और कट करते हैं दो स्ट्रैंड्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं, उसके लिए इनके पास प्रेजेंट देखने को मिलती है किसकी, ये सीक्वेंसेस जो नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस हैं, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं और इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस साइड से ये कटिंग करते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो खोजा गया था वो कौन सा था, HIND सेकंड। ये कट करता है डीएनए को बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोला जाता है इनको, रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। GTPPACCAPY ये TG। एक चीज देखना, ये जो सीक्वेंस होता है इसका ये जस्ट अपोजिट सीक्वेंसेस होते हैं। 6 बेस पेयर हैं, 6 के 6 अपोजिट बेस पेयर के साथ देखने को मिलेंगे। ये इनके रिकॉग्निशन साइट हैं। सीक्वेंस पैटर्न मतलब इसका उल्टा सीधा क्या मतलब है कि अगर इसको C के कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स करके अगर लिखें ये GTPYPUAC तो AC अगर हम पहले लिख रहे हैं C A उसके बाद PU उसके बाद PY और उसके बाद हम T लिख रहे हैं और उसके बाद G लिख रहे हैं, तो ये वाला जो सीक्वेंस दिखेगा ना ये नीचे 3' से 5' एंड पे देखोगे सेम लिखा होगा। तो इस सीक्वेंस को जिसको उल्टा सीधा एक समान लिख सकते हैं इसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस स्पेशली देखने को मिलते हैं कहां पे, एंडोन्यूक्लियेजेस में, और वहां से हमें कटिंग देखने को मिलती है। इकोआरआई के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ये कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, GAATTC उल्टा लिखेंगे तो CTTAAG। ये हर सीक्वेंस ऐसा ही होगा। अब देख पाएंगे क्लियरली ये सीक्वेंसेस यहाँ पे इस तरह से अरेंज होंगे। BAMH1 HIND थर्ड, इकोआरआई HAE थर्ड एंड ALUL ये ALU फर्स्ट। ये हमारे पास कुछ एंड्स पैटर्न कटिंग देखने को मिलेंगे। भी हम बात करेंगे ब्लंट एंड कौन कट करते हैं और स्टिकी एंड कटिंग कहां से देखने को मिलती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। ये बेस पेयर सीक्वेंस के होते हैं, रीड करते हैं सेम डायरेक्शन में। 5' से 3' टर्मिनल की तरफ पढ़ेंगे तो भी वही सीक्वेंस, रिवर्स कर देंगे तो 3' से 5' डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोले जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं स्ट्रैंड्स को अगर बहुत लिटिल फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, जैसे यहां पे GATTC से एक हिस्सा G का कट किया और एक हिस्सा इधर का G का कट किया, तो ये जो सीक्वेंस बना ना इधर का G कटा के क्या बना, AATTC। एक साइड यहां से कटिंग हुई और दूसरी साइड यहां से कटिंग हुई, G बाकी हिस्सा छोड़ दिया गया, तो एक यहां से 5' पे है और एक 3' पे है। इस तरह से कुछ एक एंड नजर आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली। ये है एक हिस्सा, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टिकी एंड। क्या बोला जाता है इसको, स्टिकी एंड बोला जाता है। तो स्टिकी एंड से क्या करते हैं, ये कट करते हैं। तो पैलिंड्रोमिक साइट से अगर थोड़ा दूरी से कटिंग देखने को मिलती है, सेंटर के दूर से, बिटवीन द टू सेम बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ये लीव करते हैं सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंगिंग, स्ट्रेच करते हैं एंड पे, इनको बोलते हैं क्या, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड फॉर्म करते हैं कौन से बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कंप्लीमेंट्री कट्स काउंटरपार्ट, और ये स्टिकीनेस फैसिलिटेट करता है। जैसे ये स्टिकी एंड है, ये इसके स्टिकी एंड है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी आपका ये है होस्ट डीएनए या वेक्टर डीएनए और ये फॉरेन डीएनए है, दोनों डीएनए को कट करने के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, क्योंकि उसी स्पेसिफिक साइट से कटिंग होगी, और जब कटिंग होगी तो इनको आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज फंक्शन करेगा। इन बॉन्ड्स के बीच में ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए और ए के साथ टी बाइंड अप कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके सारे जुड़ते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के सारे जुड़ जाएंगे। और जब कट करते हैं, कंडीशंस की बात करें तो cut the same restriction enzyme, the DNA fragments have the same kind of sticky end, they are joined by DNA ligase। स्टिकी एंड की बात करें, ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विद कंप्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स। ये थिकनेस जो होती है फैसिलिटेट करती है एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, ताकि डीएनए लाइगेज आसानी से जुड़ सके। पर जब कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, ये डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करने को देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास डीएनए की जोड़ने के जो पैटर्न दिखते हैं, एक डीएनए लाइगेज के साथ जुड़ा है, किसके एंड करते हैं, स्टिकी एंड। पर कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या काम करते हैं, जैसे यहां पे देखो, ये है
हीमोफिला इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, कटिंग होगी 2 बीच से, मतलब ये इसका जीसी बीच से कट करेगा, इसका जीसी एंड जीसी। तो अब ये जो कटिंग पैटर्न हुई है ना बीच से, ये क्या है, इनमें कोई भी स्टिकी एंड नहीं दिखेगा, इसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड। कौन सा एंड बोला जाता है, ब्लंट एंड। तो ये 2 एंड कटिंग पैटर्न देखने को मिलता है, एक स्टिकी एंड और एक ब्लंट एंड। स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज के साथ जुड़ जाते हैं, ब्लंट एंड भी डीएनए लाइगेज के साथ जोड़ने को मिलते हैं, पर ब्लंट एंड में जुड़ाव या अटैचमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि नॉर्मल एंड्स पे जो स्टिकी एंड होते हैं उनको इजीली जोड़ा जा सकता है। ये आपके पास फिगर प्रेजेंट है, सेम पैटर्न पूछा जाता है रिपीटेड पैटर्न पे। तो टूल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कंप्लीट किया है। हम इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर के बारे में नेक्स्ट पार्ट सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है इतना हिस्सा अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से एक बार रिकॉल करके चेकआउट कर सकते हैं आप, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट सेकंड में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।